हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक जैसे जो आपका रिवीजन क्लास चल रहा है रीनीट के लिए, तो उसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में जो हो रहा है। जैसे लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म किया था अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके। तो अब उसमें कई सारे बच्चे चाह रहे थे कि इस फॉर्मूले भी बता दिए जाएं थोड़े थोड़े। तो ये एक सीरीज़ है, चैप्टर फार्मूला रिवीजन सीरीज़। इसमें हम लोग चैप्टर के फॉर्मूले, जो चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में सवाल कराएंगे उसके फॉर्मूले यहाँ डिस्कस कर देंगे। अब चूंकि क्वेश्चन डिटेल में अगले क्लास में हम करेंगे ही, जो क्लास आपकी होती है रिवीजन क्लास, तो इसलिए इसमें हम लोग केवल फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं देखेंगे, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में हम लोग ऑलरेडी फार्मूला, न्यूमेरिकल थ्योरी, एनसीईआरटी, जेईई मेन सब देख चुके हैं। अब चूंकि रीनीट का मौका, रीनीट की तैयारी करनी है दोबारा, तो उन चीज़ों को रिवाइज करिए। प्लस जो फार्मूले बता रहे हैं, बस इसमें हम मोटे मोटे फार्मूले आपको बताएंगे जल्दी से, बिना बहुत टाइम लिए। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। कल वाली क्लास में आप क्वेश्चन करेंगे, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास का होगा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे पहले उसके थोड़े से फॉर्मूले। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है कैपेसिटर्स। कल की क्लास में मॉर्निंग 8:30 से आपका कैपेसिटर्स का ही क्लास है, 8:30 AM, है ना, सुबह कल, यानी 22 तारीख को, 22 मई। तो ये सुबह 8:30 से क्लास है कैपेसिटर्स का, उसमें क्वेश्चंस कराएंगे। ये क्वेश्चंस की क्लास होगी, क्वेश्चंस, और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अभी सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स, जो आपको बस एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाए, आपको याद आ जाए, अगर कुछ छोटी मोटी बातें भूल रहे हैं तो बस याद दिलाने के लिए, ठीक है ना। ये सीरीज है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट आएगा डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये सिंपल है, पहला फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी कैपेसिटर अगर है, कोई भी कंडक्टर अगर है, तो उसके कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये अगर कोई कंडक्टर है, वो किसी भी शेप का हो, कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज या एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो वो भी चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमें पढ़ना है, तो इसलिए बात हम सिर्फ कंडक्टर की करेंगे। अगर किसी कंडक्टर को आपने चार्ज क्यू दिया हुआ है, और इस चार्ज क्यू की वजह से चाहे प्लस चार्ज दो चाहे माइनस दो, हमें पता है कंडक्टर में जो भी चार्ज देंगे आउटर सरफेस पे जाएगा, और इस चार्ज क्यू की वजह से कंडक्टर का पोटेंशियल वी हो गया। तो जो इस Q और V का रेशियो होता है, Q डिवाइडेड बाई V, इसी को हम बोलते हैं कंडक्टर का कैपेसिटेंस, है ना, चार्ज अपॉन ये। यहां से जो मेन फॉर्मूला आपके मतलब का है वो है Q इक्वल टू CV। किसी कंडक्टर के पोटेंशियल में, उसके कैपेसिटेंस में और उसके चार्ज में ये रिलेशन होता है, Q इक्वल टू CV खूब यूज होगा। यहां से V, अगर चार्ज पता है V निकालना है तो VQ/C, Q और V पता है C निकालना है तो CQ/V। इस फॉर्मूले का खूब यूज होगा इस चैप्टर में। अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, यहां से आप यूनिट पता कर सकते हो। चार्ज कूलम में होगा और पोटेंशियल वोल्ट में होगा। कूलम पर वोल्ट को फैरड कहते हैं, फैरड को कैपिटल एफ से लिखते हैं, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। बड़ी यूनिट होती है, इसलिए फैरड ना यूज करके जनरली हम लोग माइक्रो फैरड, मिली फैरड ये यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा माइक्रो फैरड यूज होता है, और एक माइक्रो फैरड में 10⁻⁻⁶ फैरड होंगे। अच्छा, और क्या खास बात है इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला Q और C के रेशियो से जरूर निकला है, लेकिन पोटेंशियल ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। या ऐसे कह लो, कैपेसिटेंस जो है वो Q और V के रेशियो से जरूर आया है, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना कंडक्टर के पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जैसे जैसे एक को बढ़ाएंगे दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। वी को, क्यू को डबल करोगे वी अपने आप डबल हो जाएगा, क्यू को आधा करोगे वी अपने आप आधा हो जाएगा, तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस does not depend on charge and potential of conductor, does not depend on the charge and potential of conductor, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर उस पर डिपेंड नहीं करता।
डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? ये शेप पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करेगा, वो किस शेप का है, स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, कैसा है, साइज क्या है उसका, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है, अगल बगल क्या है, कोई दूसरा कंडक्टर रखा है, कोई एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, वैक्यूम है, क्या है अगल बगल उसके मीडियम में। तो सी किस पे डिपेंड करता है? तो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक फॉर्मूला। और सी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज एंड सराउंडिंग, शेप साइज एंड सराउंडिंग, इन पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अच्छा, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कंडक्टर को चार्ज पॉजिटिव दिया है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, रेशियो प्लस हो जाएगा। चार्ज नेगेटिव दिया है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा, रेशियो फिर प्लस हो जाएगा। ग्राफ बनाने को कह दें अगर क्यू और वी में, तो क्यू और वी का जो ग्राफ बनता है वो सिंपली स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह का, और इसका जो स्लोप होगा आप डिफाइन कर सकते हो, इसका स्लोप जो होगा वो क्यू और वी का रेशियो होगा, यानी कैपेसिटेंस देगा। तो स्लोप tan थीटा के इक्वल होगा, और tan थीटा आपको क्या दे देगा? Q बाई वी, यानी C की वैल्यू दे देगा। ये था इसकी बेसिक डेफिनेशन, है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है कैपेसिटर्स में क्या क्या याद रखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, और भी होते हैं, लेकिन अब ये 3 मेन पढ़ते हैं हम लोग, और इसमें से अपने सिलेबस में डिटेल में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आता है, तो इस वक्त तो हम केवल इसी की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा कैपेसिटर जिसकी दोनों प्लेटें वो सर्कुलर हों, वो रेक्टेंगुलर हों, वो किसी भी शेप की हों, पैरेलल हों, फ्लैट हों और पैरेलल हों, ऐसे कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये 2 प्लेटें ऐसे रखी, एक प्लेट ये हो जाएगी और एक प्लेट सामने ये हो जाएगी, है ना। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है, एरिया ए है, इस तरह से। और अब कह रहे हैं इसका कैपेसिटेंस बता दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहला काम आता है इसका, अच्छा इसमें से एक प्लेट अर्थ से कनेक्टेड होगी, ये वाली। कह रहे हैं इसका कैपेसिटेंस बता दीजिए, तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां पर बीच में हम लोगों ने माना है एयर है या वैक्यूम है, यानी कोई मीडियम नहीं है बीच में, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर कैपेसिटर पे चार्ज है तो एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, सामने वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे होगा माइनस क्यू। एरिया, अच्छा यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ए क्या है? ओवरलैपिंग एरिया। ए होता है ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया, ये होता है ओवरलैपिंग एरिया, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया का मतलब दोनों प्लेटों का जितना एरिया ओवरलैप कर रहा है। जैसे ये 2 प्लेटें हैं, इनको मिला दो, जितना एरिया एक दूसरे का ये कवर कर लेंगी, ढक लेंगी, वो एरिया। ऐसे मान लो आती प्लेटें, तो जितना एरिया ढक रहा है, ये वाला एरिया केवल इतना हिस्सा कवर हो रहा है, ये लेते। दोनों प्लेटों को आपस में मिला देने पर जितना एरिया वो कवर करेंगे उसको ओवरलैपिंग एरिया बोलते हैं। सिग्मा इसमें आएगा एक टर्म, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट, ये चार्ज अपॉन एरिया के इक्वल होती है। ये जो प्लेटें हैं इस तरह से, दोनों प्लेटों का सरफेस एरिया ए है, तो सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू बाई ए, चार्ज अपॉन एरिया। प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ। इसमें प्लस प्लेट भी अपना फील्ड क्रिएट करेगी, माइनस प्लेट भी अपना फील्ड क्रिएट करेगी, दोनों का फील्ड जोड़ेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है प्लेटों के बीच में वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को क्यू बाई ए लिख दें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये दोनों प्लेटों का नेट फील्ड होता है प्लस से माइनस की तरफ। आउटसाइड कैपेसिटर अगर बात करेंगे तो फील्ड जीरो होता है, इधर भी फील्ड जीरो होगा और इधर भी जीरो होगा। अंदर होता है फील्ड और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो याद कर लें, दोनों प्लेटों के बीच में ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, E इक्वल टू वी बाई डी।
या V इक्वल टू ई डी। और इस फॉर्मूले से दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और V2, तो V1 माइनस V2 ये E इंटू डी के बराबर होता है। और E आपने पढ़ा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को हम Q बाई ए लिख सकते हैं, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अच्छा, जैसे ये प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल अपने आप जीरो हो जाए। तो अगर एक प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल अपने आप जीरो हो जाए। ये अर्थ से कनेक्टेड है तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो V1 माइनस V2 में V2 को जीरो कर देंगे तो सीधा सीधा दूसरी प्लेट का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा यही सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को Q बाई ए लिख देंगे तो ये आंसर। ये ध्यान रखना है। कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है? एनर्जी जब चार्ज है तो एनर्जी, कैपेसिटर का काम ही है एनर्जी स्टोर करना। तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर ये, उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके फॉर्मूले होते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। वी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। या इसी को हाफ क्यू वी लिख सकते हैं, या इसी को हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लिख सकते हैं। ये कहां से आया? क्यू इक्वल टू सी वी आपको पता होता है। हाफ सी वी स्क्वायर में सी की जगह क्यू बाई वी रख दीजिए तो ये आ जाए। इसमें दोबारा क्यू की जगह सी वी रख दीजिए तो ये आ जाए, या वी की जगह क्यू बाई सी रख दीजिए तो ये आ जाए। वही फॉर्मूले मेन है जो काम करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी होती है। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है? प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू यहां रख देंगे, ई कितना था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहां रख देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। ई की वैल्यू रख दी गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, ये सब कुछ तब के लिए था जब कैपेसिटर पूरा खाली था, इसके अंदर कोई मीडियम नहीं था, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, एयर या वैक्यूम था। अब अगर कैपेसिटर को पूरा भर दिया जाए, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और ये पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है विद यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक है वो यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, ये नहीं कि थोड़ा K1 है थोड़ा K2 है, पूरा एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ। तो कंप्लीटली फिल्ड है विद यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक। अगर ऐसा होगा तो जिस जिस फॉर्मूले में जो जो आपने पढ़ा है वहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ K मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे अब इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो C डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, के ए बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा वो ई डैश हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। जो जो फॉर्मूले पढ़े, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें जहां जहां जो जो लिखते थे एप्सिलॉन नॉट के साथ के मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब डाइलेक्ट्रिक के प्लेटों के बीच का पूरा स्पेस भरा हुआ हो और यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक। ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब आता है कनेक्शन ऑफ ए कैपेसिटर टू अ बैटरी। अब तीसरा पॉइंट आएगा, कनेक्टिंग ए कैपेसिटर, कनेक्टिंग ए कैपेसिटर टू अ बैटरी। एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करना, कनेक्टिंग ए कैपेसिटर टू अ बैटरी।
किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करें तो क्या होगा, किस तरह से काम करेगा, क्या होगा। तो जब किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को, ये एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है और आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, ये स्विच लगा हुआ है और आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस जो है इसका आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का ईएमएफ ई है, ये ईएमएफ है, इसको आप अलग से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको ई, और इसका एरिया प्लेटों का ए है, या समझ लो कैपेसिटेंस सी है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है। स्विच अभी ओपन है। ये रेजिस्टेंस जो दिखाया गया है ये हम लगाते नहीं भाई, हम लोग क्यों लगाएंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस करंट को कम कर देता है, हीट का लॉस कराता है, एनर्जी वेस्ट कराता है, तो हम क्यों रेजिस्टेंस लगाएंगे अपनी तरफ से। तो ये रेजिस्टेंस, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं यहां से यहां तक जो वायर्स हैं, इनमें कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, ये इन वायर्स का रेजिस्टेंस आर है। अब जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, बैटरी की वजह से कैपेसिटर चार्ज होता है, इसको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। चार्जिंग जो होती है, ऐसा आइडियली बोलते हैं हम लोग कि कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, यानी कैपेसिटर टेक्स इनफाइनाइट टाइम, it takes infinite time for complete charging, इनफाइनाइट टाइम लगता है फॉर कंप्लीट चार्जिंग, पूरा चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। इसीलिए जब हम कैपेसिटर की चार्जिंग को पढ़ते हैं तो इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक जस्ट जब स्विच क्लोज करते हो, जीरो टाइम, उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट या जीरो स्टेट। दूसरी वेरिएबल स्टेट, स्विच क्लोज करने के बाद का जो टाइम है, और तीसरी स्टेडी स्टेट या इनफाइनाइट टाइम बाद। तो जो क्वेश्चन हमारे यहां बनता है वो जनरली स्टेडी स्टेट पे ही बनता है। तो हम 2 स्टेट्स की बात करेंगे, एक इनिशियल स्टेट, एक स्टेडी स्टेट। तो देखो क्या है, इनिशियल स्टेट क्या होती है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो पहले इनिशियल स्टेट की बात करें। इनिशियल स्टेट का मतलब होता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कोई भी नाम लिखा हो क्वेश्चन में, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच लिखा हो, इनिशियल स्टेट लिखा हो, जीरो टाइम लिखा हो, एक ही बात है, सबका मतलब है इनिशियल स्टेट। अब इस स्टेट में क्या होगा, तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे कर पाएंगे, क्या होता है। तो जब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ये हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, तो स्विच क्लोज कर दिया हमने, स्विच क्लोज हो गया और ये सर्किट है। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, अब इस वक्त बहुत डिटेल में कोई रेगुलर क्लास की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है जो बता रहे हैं। स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, कोई पोटेंशियल नहीं होगा, कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी, सब कुछ जीरो होगा, यानी कैपेसिटर एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर बिहेव्स एज ए सिंपल वायर, ये एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, सिंपल वायर, वायर के टुकड़े की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस सर्किट को आप ऐसे बना सकते हो, दिस सर्किट कैन बी ड्रॉन एज लाइक दिस, मतलब इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो कि ये कैपेसिटर मानो है ही नहीं, ये एक सिंपल वायर बन गया और ये सर्किट ऐसे बन जाए। और ये कब होगा, केवल स्टेडी स्टेट, दिस हैपेंस ओनली, सॉरी इनिशियल स्टेट में, जीरो टाइम पर। ऐसा कब होगा, जीरो टाइम। तो सब कुछ तो जीरो था, लेकिन इस वक्त करंट जीरो नहीं होगी, सर्किट क्लोज्ड है, करंट फ्लो हो रही होगी, करंट मैक्सिमम होगी, और करंट को हम मान लेंगे आई नॉट। तो ये सर्किट का रूल आप जानते हो, यहां से ई बाय आर हो जाएगा, करंट इक्वल टू ई बाय आर। यानी आपको याद क्या रखना है, इनिशियल स्टेट में सर्किट में कैपेसिटर पे सब कुछ जीरो होगा, लेकिन करंट मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी ई बाय आर। ध्यान रहेगी बात ये। अब स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, मेन यही है, ज्यादा यही पूछा जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है
स्विच क्लोज करने के बहुत देर बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद, वो जो स्टेट आती है उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट को स्टेडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में कैपेसिटर में सब कुछ कांस्टेंट हो चुका होता है, उसका चार्ज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, एवरीथिंग बिकम्स कांस्टेंट। कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होता है। तो अब इस कंडीशन में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा और पूरा चार्ज होने के कारण अब ये स्थिति आ जाएगी। ये पूरा चार्ज हो गया, चार्ज मान लेते हैं इस पे क्यू नॉट है, क्यू नॉट, पोटेंशियल वी नॉट है, एनर्जी यू नॉट है, कैपेसिटेंस तो सी था, ईएमएफ ई था, रेजिस्टेंस आर। अच्छा, यहां पर प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी ये ब्रांच बेकार हो जाएगी, है ना। तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरह का। यानी ये कैपेसिटर वाली ब्रांच ओपन हो जाएगी, यानी कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये अपने रास्ते से करंट को पास नहीं होने देगा, तो केवल ये बचेगा। और बताओ, ऐसा बचा तो करंट ही जीरो हो गई, तो यहां हम कहेंगे करंट जीरो। तो ये याद, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर, पूरे सर्किट की करंट जीरो होगी ऐसा नहीं कह रहे हैं, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच की करंट जीरो हो जाएगी। यहां एक ही ब्रांच है और जब इसमें करंट जीरो हो गई तो पूरे सर्किट में ही करंट जीरो हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी सर्किट बनेंगे जहां पर कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जीरो होने के बावजूद भी और ऐसी ब्रांचेस होंगी जो सर्किट को क्लोज कर देती होंगी और उस वजह से उसमें करंट फ्लो होती रहेगी। उस तरह के क्वेश्चंस कल हम सवालों में देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट याद करो आप। अच्छा, अब पूछ लें चार्ज कितना होगा, तो सीधा केवीएल लगा देंगे इसमें, यूजिंग केवीएल, सीधा सीधा केवीएल लगा दो। केवीएल लगाओ सर्किट में, यहां से चले क्लॉकवाइज, ईएमएफ का डायरेक्शन इधर प्लस है तो ई, इधर प्लस से माइनस गए तो माइनस क्यू नॉट बाई सी, और कुछ है नहीं, करंट जीरो है तो आई आर वाला टर्म आएगा नहीं, तो इक्वल टू जीरो। तो स्टेडी स्टेट में सीधे सीधे चार्ज सॉल्व होकर आ गया सीई। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो, कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब सॉल्व कैसे करोगे, कोई भी क्वांटिटी सीधा केवीएल लगा दोगे सर्किट में, केवीएल लगाओगे सब सॉल्व हो जाएगा। चार्ज सॉल्व हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होता है क्यू नॉट बाई सी, यानी सीई बाई सी, यानी वो ई के बराबर। स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाए। एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी, और वी नॉट की वैल्यू ई आई है तो हाफ सी स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी कितनी होगी, टोटल एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, टोटल एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, बैटरी ने टोटल कितनी एनर्जी लूज करी, लॉस्ट बाय द बैटरी। तो ये समझ लो बैटरी एनर्जी कब लूज करती है, अगर कभी कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज बैटरी से उसके ईएमएफ के डायरेक्शन में फ्लो होता है तो बैटरी एनर्जी लूज करती है। पॉजिटिव चार्ज ईएमएफ के डायरेक्शन में फ्लो होता है तो बैटरी एनर्जी लूज करती है, और एनर्जी लॉस्ट कितनी होती है, तो उसका सीधा फॉर्मूला है एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ईएमएफ, ये होता है। यहां पर देखो, अगर इस प्लेट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज आया है, मतलब यहां से गुजरा भी कितना होगा, क्यू नॉट, तभी तो चार्ज क्यू नॉट आया होगा। और क्यू नॉट चार्ज अगर गुजरा है तो उस क्यू नॉट को इसके ईएमएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वही होगा एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, तो वो होगा क्यू नॉट इंटू ईएमएफ। क्यू नॉट की वैल्यू सी इंटू ई है, इसको ईएमएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो
टोटल एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी इतनी आ गई। एक और बात यहां ध्यान रखनी है, देख रहे हो बैटरी ने एनर्जी लूज करी C², मतलब बैटरी ने वर्क किया है C², लेकिन कैपेसिटर को एनर्जी केवल उसके आधी मिली, हाफ C²। तो बाकी आधी का क्या हुआ होगा, बाकी आधी एनर्जी का लॉस हो गया कैपेसिटर से इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब करंट फ्लो होगी तो हीट फ्लो प्रोड्यूस होगी, तो बैटरी जितनी एनर्जी लूज करती है उसकी आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी और बाकी आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो मतलब आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई, आधी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गई। तो हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी लॉस्ट, half of the total energy lost by the battery is stored in the capacitor, and the rest half is dissipated in the form of heat. यानी अगर हीट प्रोड्यूस पूछें कितनी है, तो जितनी एनर्जी बैटरी लूज करता है उसकी आधी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी हाफ C² ही होगी, हाफ C²। ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, ध्यान रखना इसको आपको। तो ये था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस। इसीलिए जब कभी कई बार क्वेश्चन आता है ना, आपको दिया जाता है, तो उसमें सर्किट में रेजिस्टेंस बना ही नहीं होता, क्वेश्चन ऐसे देते हैं, ऐसे कि 2-3 कैपेसिटर लगे हैं और ऐसे करके बैटरी लगी हुई, रेजिस्टेंस नहीं बना होता। रेजिस्टेंस क्यों नहीं बना होता, क्योंकि स्टेडी स्टेट में आपको पता है करंट जीरो है, करंट जीरो है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। और ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है वो सर्किट में यूजलेस है, डमी है, लगा हुआ है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं, चाहो तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़े। इसीलिए जब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं बना, इसका मतलब ये सर्किट स्टेडी स्टेट के लिए दिया गया है, अंडरस्टूड है। वो जब कुछ ना कहें क्वेश्चन में, सीधे कहें चार्ज बता दो कैपेसिटर का, मतलब वो स्टेडी स्टेट का सर्किट है, सीधा स्टेडी स्टेट के हिसाब से उसको डील करना है। अच्छा, ये जो आंसर्स हमने आपको डिराइव कराए, ये आंसर हर सर्किट में नहीं लगेंगे, ये केवल इसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। ये स्टैंडर्ड सर्किट है, एक कैपेसिटर, एक बैटरी, एक रजिस्टर, एक लूप, इसको स्टैंडर्ड सर्किट बोलेंगे। स्टैंडर्ड सर्किट में सीधा ये फॉर्मूले लगा सकते हो। लेकिन अब सर्किट बदल के दे दें आपको, ऐसा सर्किट दे दें, कह दें ये कैपेसिटर है, ये एक यहां रजिस्टर लगा हुआ है, एक यहां रजिस्टर लगा हुआ है, यहां बैटरी है और यहां, ये भी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वो सारे लगेंगे यहां पर। कॉन्सेप्ट क्या था, इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, इसको वायर से रिप्लेस कर दो, सर्किट सॉल्व कर लो। और स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी। कॉन्सेप्ट सारे लगेंगे, लेकिन वो फॉर्मूले, अब जैसे फॉर्मूला डिराइव कराया था अभी कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है, या कैपेसिटर का चार्ज C × EMF होता है, फॉर्मूले यहां नहीं अप्लाई होंगे। अब आपसे पूछे यहां कैपेसिटर का चार्ज बताओ और आप कह दोगे C × EMF, गलत हो जाएगा। आपसे कहें कैपेसिटर का वोल्टेज बताओ, आप कह दोगे सर EMF के बराबर, गलत हो जाएगा। वो फॉर्मूले केवल स्टैंडर्ड सर्किट के लिए थे, बाकी कोई सर्किट आएगा तो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, कॉन्सेप्ट जो दोनों बताएं वो लगेंगे, कॉन्सेप्ट लगाकर डिराइव करना पड़ेगा, इसमें रटे रटाए आंसर काम नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसको कैसे डिराइव करेंगे बताइए, तो कल की क्लास में सुबह यही सब तो कराएंगे क्वेश्चंस, तो सुबह वाली क्लास में ये सब देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम नहीं चाहते हैं बहुत लंबा हो वीडियो, जल्दी से खत्म करें जिससे आपको रिवाइज करने में उलझन ना हो। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अगर कैपेसिटर कोई बैटरी से कनेक्टेड है, अगर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में चेंज कर दें तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या असर पड़ता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस on different parameters of a capacitor, on different parameters of a capacitor, effect of change in capacitance on different parameters of a capacitor।
किसी कैपेसिटर के डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या असर पड़ता है कैपेसिटेंस को चेंज करने का, कैपेसिटेंस को बदल देने का क्या असर पड़ता है अलग अलग चीजों पर। इसमें दो केस बनते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोई कैपेसिटर है, केस वन है, केस वन का डायग्राम बना देते समझ में आएगा। केस वन है कि मान लो ये कोई कैपेसिटर है और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी लगातार इसमें कनेक्टेड है, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। इस वक्त इस पे चार्ज Q नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है, कैपेसिटेंस C नॉट है। ये है। अब कहा जा रहा है इसके कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया गया। कैसे चेंज किया जाएगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक भरा था निकाल दिया गया, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, किसी भी तरह से इसके कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया गया। तो पूछ रहे हैं बताइए कैपेसिटेंस को चेंज करने पर चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, इसकी ये सब बताना है हम लोग को। अच्छा, ये सारे चेंज करते समय बैटरी जो है वो कनेक्टेड रहती है कैपेसिटर से। तो केस वन है, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, बैटरी कैपेसिटर से कनेक्टेड रहती है, वो हटाई नहीं जाती। अच्छा, इसको समझने के लिए कैपेसिटेंस कैसे चेंज करेंगे पहले वो समझ लो। तो कैपेसिटेंस चेंज करने का मतलब है जैसे खाली कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C नॉट है, डाइलेक्ट्रिक भर दें तो डाइलेक्ट्रिक भरने पर K टाइम्स हो जाएगा KC नॉट, या पहले से डाइलेक्ट्रिक भरा था डाइलेक्ट्रिक निकाल दें तो 1/K टाइम्स हो जाए। खाली कैपेसिटर था, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D था, एरिया A था, तो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको C नॉट कह रहे हैं। अब हमने कहा प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया गया, एरिया वही रहा, डिस्टेंस डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C = एप्सिलॉन नॉट A/2D, यानी C नॉट का आधा हो जाए, है ना। तो कैपेसिटेंस जो है वो दो तरह से मेनली आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसमें दो तरह से कैपेसिटेंस चेंज किया जाता है, या तो डाइलेक्ट्रिक भरकर या प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बदल के। तो ये हम ये मान रहे हैं यहां पर, आप जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो ये मान रहे हैं कि मान लो कैपेसिटेंस को C नॉट से बदल के NC नॉट कर दिया गया, कैपेसिटेंस को N गुना कर दिया गया, N गुना मतलब जितना पहले था उसका N गुना कर दिया गया। तो ये N समझ लो क्या है, जैसे यहां देखो कैपेसिटेंस पहले C नॉट था और अब KC नॉट हो गया, K गुना हो गया, तो यहां N की वैल्यू K के बराबर हो गई। N की वैल्यू K है, कितने गुना हो गया, जैसे यहां कैपेसिटेंस पहले C नॉट था, अब C नॉट/2 हो गया, तो N की वैल्यू 1/2 हो गई। N क्या है समझ आ रही बात, कैपेसिटेंस मान लो 3 गुना हो गया, हम ये कह रहे हैं कैपेसिटेंस को हम मानेंगे N गुना कर दिया गया। अब जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये थोड़ी ना लिखा होगा N गुना कर दिया गया, मतलब लिख के दे भी सकते हैं लेकिन जनरली ऐसा नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे N गुना कर दिया गया, वो कहेंगे कैपेसिटर के प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को 4 गुना कर दिया, ऐसे करके डाटा दिया होगा। तो जब डिस्टेंस आधा या 4 गुना 3 गुना डाइलेक्ट्रिक भरना निकालना कुछ करेंगे तो आप इस तरह से निकाल लो कि कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस पुराने वाले के कितने गुना हो गया, नया वाला पुराने के जितने गुना हुआ वही N है। आधा हो गया तो N 1/2 होगा, 1/3 हो गया तो N 1/3 होगा, नया वाला कैपेसिटेंस पुराने वाले के 6 गुना हो गया तो N की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो N पता कर लेंगे हम लोग। अब N अगर आपको पता हो गया, वो N पता करना कोई इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो जनरल बातें, जनरल बात है कि अब आपसे हम कह दें कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हम घटाकर 1/3 कर दें, D से D/3 कर दें, तो कैपेसिटेंस कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना, वही 3 जो है N कहलाएगा, है ना। तो ये N। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है और फिर कैपेसिटेंस में कोई चेंज करते हो, बैटरी कनेक्टेड है और कैपेसिटेंस में आपने चेंज किया, इसका कैपेसिटेंस C कर दिया, यानी C नॉट था अब NC नॉट कर दिया, N गुना कर दिया, C = NC नॉट कर दिया, तो चार्ज भी बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सब बदल जाएंगे, और पूछा जा रहा कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये याद रखना है। तो ये समझ लो कितना हो जाएंगे। जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो कुछ कैपेसिटेंस बदलने पे सब बदल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। हम स्टेडी स्टेट मान के पढ़ेंगे, और अभी आपको बताया था ये स्टैंडर्ड सर्किट है, और स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर रहता है। तो अगर यहां स्टेडी स्टेट है तो वी नॉट इक्वल टू ई होगा, ईएमएफ के बराबर। यहां भी जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो वी भी ई के बराबर होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ के बराबर रहता है। इसलिए अगर बैटरी लगी हुई है तो कैपेसिटर में तुम कुछ भी चेंज कराओ सब बदल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो पहले जितना था बाद में उतना रहेगा, तो V जो है V नॉट के बराबर रहेगा। अच्छा, बाकी चीजें देख लो। पुराना चार्ज था Q नॉट इक्वल टू सी नॉट वी नॉट, पुरानी एनर्जी थी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर एंड सो ऑन। कैपेसिटेंस जो पुराना, पोटेंशियल जो पुराना है वो नए के बराबर, मतलब नया जो है वो पुराने के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा। नया चार्ज होगा नया कैपेसिटेंस इंटू नया पोटेंशियल। नया कैपेसिटेंस पुराने के n गुना है, ये क्वेश्चन में दिया है, और नया पोटेंशियल पुराने के बराबर है, ये हम जान गए, ये कॉन्सेप्ट है। सी नॉट वी नॉट ये पुराना चार्ज कहलाएगा। सी नॉट वी नॉट क्या है? पुराना चार्ज। तो नया चार्ज पुराने चार्ज के n टाइम्स हो जाए। नई एनर्जी की बात करें तो नई एनर्जी होगी हाफ इंटू नया कैपेसिटेंस इंटू नए पोटेंशियल का स्क्वायर। नया कैपेसिटेंस पुराने के n टाइम्स है और नया पोटेंशियल पुराने के बराबर है। n बाहर कर ले तो ये हाफ सी वी नॉट स्क्वायर हो गया, ये पुरानी एनर्जी हो गई, यानी नई एनर्जी पुरानी एनर्जी के n टाइम्स हो जाएगी। तो सीधा रिजल्ट याद कर लो, अगर बैटरी लगी हुई रहती है और कैपेसिटेंस को n गुना किया जाता है n टाइम्स, तो चार्ज भी n गुना हो जाएगा, एनर्जी भी n गुना हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रहेगी बात ये। जैसे ये जो एग्जांपल बताया था, मान लो क्वेश्चन वाले कहते कि एक कैपेसिटर के बैटरी लगी हुई है और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया, डबल कर दिया। डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस देख रहे हो आधा हो गया, तो n की वैल्यू 1/2 हो गई। तो नया चार्ज जो है जब n 1/2 है तो कैपेसिटेंस आधा हो गया, तो चार्ज भी आधा हो जाएगा, यानी जितना पहले था उसका आधा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, एनर्जी जितनी पहले थी उसकी आधी हो जाएगी। मतलब जितने गुना कैपेसिटेंस कर दोगे चार्ज भी उतने गुना हो जाएगा, एनर्जी भी उतने ही गुना हो जाएगी। याद रहेगी बात ये। केस 2, केस टू में अगर बैटरी हटा दी गई, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, पहले बैटरी हटा दी गई, बैटरी इज नॉट प्रेजेंट, कैपेसिटर को बैटरी लगाकर चार्ज किया गया, उसके बाद बैटरी हटा दी गई, बैटरी इज नॉट प्रेजेंट। तो ये कैपेसिटर है, इसको बैटरी लगाकर पहले चार्ज किया गया, उसके बाद बैटरी हटा दी गई। तो अब चार्ज Q नॉट है, कैपेसिटेंस C नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है, एनर्जी U नॉट। अब इसके कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया गया, अब इसका कैपेसिटेंस NC नॉट कर दिया गया, नया कैपेसिटेंस पहले के n गुना कर दिया गया, लेकिन इस बार बैटरी नहीं है, तो कैपेसिटेंस तो NC नॉट कर दिया गया, चार्ज बदल के Q हो गया, एनर्जी बदल के U हो गई, सब बदल गया, पोटेंशियल बदल के V हो गई। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? जब बैटरी लगी रहती है तो सब कुछ बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, और जब बैटरी हटा दोगे उसके बाद कैपेसिटेंस बदलोगे तो चार्ज नहीं बदलेगा, नया चार्ज पुराने चार्ज के बराबर होगा। और रटना नहीं है, जब बैटरी है ही नहीं तो चार्ज कौन देता है? चार्ज कहां से आता है? बैटरी तो चार्ज क्रिएट करवाती है। तो जब बैटरी नहीं है तो चार्ज नहीं बदलेगा, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल और एनर्जी सब बदल जाएंगे। और इस बार, पिछली बार आपने देखा था सब n टाइम्स हो जाते हैं, इस बार 1/n टाइम्स हो जाएंगे। जैसे पोटेंशियल निकालो तो पुराना पोटेंशियल था पुराना चार्ज अपॉन पुराना कैपेसिटेंस, नया पोटेंशियल होगा नया चार्ज अपॉन नया कैपेसिटेंस। नया चार्ज पुराने के बराबर है और नया कैपेसिटेंस है n टाइम्स। Q नॉट बाई C नॉट ये पुराना पोटेंशियल डिफरेंस, तो V नॉट बाई n।
तो इस बार नया पोटेंशियल डिफरेंस पुराने के 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो सीधा ये लिख देते हैं, याद कर लो, डिराइव हो जाएगा। और नई एनर्जी पुराने के 1/n टाइम्स हो जाएगा। ये हो जाएगा इस तरह से। n याद रखना क्या है, कैपेसिटेंस जितने गुना हो गया वही n है, n याद रखना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए। दो कंडक्टर्स को अगर आपस में कनेक्ट किया जाता है, ये एक कंडक्टर किसी भी शेप का कंडक्टर हो, ये किसी भी शेप का कंडक्टर हो, अगर इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है, एनर्जी U1 है। इसका Q2, C2, V2, U2, दोनों कंडक्टर हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन से पहले का केस है। कह रहे जब इनको कनेक्ट करा जाएगा तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है हाई से लो पोटेंशियल तक जाना, और ये तब तक चलता है प्रोसेस जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब इन दोनों कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करोगे तो जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके कम पोटेंशियल वाली बॉडी में जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ऐसा होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ऐसा इनफाइनाइट टाइम बाद होगा। जब ऐसा हो जाता है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो कनेक्शन के बाद जब स्टेडी स्टेट आएगी तो हर हालत में याद कर लो, स्टेडी स्टेट में दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम होगा, हर हालत में सेम होगा। चार्ज Q1 डैश Q2 डैश और एनर्जी U1 डैश U2 डैश। कैपेसिटेंस तो जो था वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं स्टेडी स्टेट आने के बाद, और इसमें करंट फ्लो करना बंद कर दे। यानी इस पूरे प्रोसेस को होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगता है। जब आपने स्विच क्लोज किया वो 0 टाइम, फिर इसमें से चार्ज इसमें जाएगा तो एक का चार्ज बढ़ेगा, एक का घटेगा, एक का पोटेंशियल बढ़ेगा, एक का घटेगा, यानी सब कुछ बदल रहा होगा, उसको बोलेंगे वेरिएबल स्टेट। फिर एक टाइम बाद सब कांस्टेंट हो जाएंगे, जितना चार्ज जाना था जा चुका होगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। स्टेडी स्टेट में पहली बात, जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होगा दोनों का चार्ज, इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज। इसका Q1 था, इसका Q2 था, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस। Q1 को आप C1 V1 भी लिख सकते हो, Q2 को C2 V2 भी लिख सकते हो, अपॉन C1 प्लस C2। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, और हमने ऐसा माना है कि दोनों का चार्ज पॉजिटिव था। इसमें चूंकि करंट फ्लो हुई है, वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होकर गई है तो हीट लॉस होगा। हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस का फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस्ड, वो होता है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वही हीट प्रोड्यूस होगी, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आए है ना। अच्छा, इसी में दोनों कंडक्टर में से एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अच्छा, चार्ज कितना होगा फाइनली दोनों का, जैसे कह रहे हैं Q1 डैश बता दो, तो Q1 डैश हो जाएगा Q इक्वल टू CV लगा दो, V तो आप सॉल्व कर चुके हो, तो Q1 डैश हो जाएगा C1V और Q2 डैश हो जाएगा C2V। ये होगा। अगर इसमें एक पे प्लस चार्ज होता और एक पे माइनस, और फिर इनको कनेक्ट करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो इसमें चार्जेस को विद साइन रखना, Q1 प्लस है तो प्लस लिया, और Q2 माइनस है तो माइनस लिया। मतलब ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो इस फॉर्मूले में चार्जेस को विद साइन रखोगे, तो ये आ गया अपॉन C1 प्लस C2। जो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला आएगा या हीट प्रोड्यूस्ड आएगा,
उसमें थोड़ा चेंज आएगा, वो होगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2। फाइनल पोटेंशियल सॉल्व होकर अगर प्लस में आया है तो फाइनली दोनों पे प्लस चार्ज होगा, और फाइनल पोटेंशियल सॉल्व होकर माइनस में आया है तो फाइनली दोनों पे माइनस चार्ज होगा। फाइनल पोटेंशियल सॉल्व होकर जीरो आया है तो फाइनली दोनों पे जीरो चार्ज होगा। फाइनल पोटेंशियल दोनों के चार्ज का साइन बताएगा। स्टेडी स्टेट में या फाइनल कंडीशन में साइन अलग अलग नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा तो दोनों पे होगा, नेगेटिव होगा तो दोनों पे होगा। एक पे प्लस एक पे माइनस शुरुआत में हो सकता है, लेकिन स्टेडी स्टेट में दोनों पे चार्ज का नेचर सेम होगा। अच्छा, अगर दोनों आइडेंटिकल बॉडीज होंगी तो फाइनली दोनों का चार्ज भी सेम हो जाएगा। आइडेंटिकल होंगी तो देखो C1 C2 इक्वल हो जाएंगे। तो अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो बाद में दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा। मतलब इसका अगर Q1 था, इसका Q2 था, तो बाद में दोनों का चार्ज हो जाएगा आधा आधा, Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। कैसे? कैपेसिटेंस बराबर हो जाएंगे तो C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। अब C1 इक्वल टू C2 कर दो तो आधा आधा चार्ज आ जाएगा दोनों का। तो याद कर लो, अगर दोनों का आइडेंटिकल बॉडीज हैं, पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा, लेकिन चार्ज केवल तब बराबर होगा जब बॉडीज आइडेंटिकल होंगी। तो ध्यान रखिए इसको। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में जितना आया उससे ज्यादा इस फॉर्म में आया है, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स ये सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, इस पे प्लस प्लेट थी, ये इसकी माइनस प्लेट थी, ये इसकी प्लस थी और ये इसकी माइनस थी। इस पे Q1 C1 V1 था, इस पे Q2 C2 V2 था। उन्होंने प्लस प्लेट को प्लस से कनेक्ट कर दिया, माइनस प्लेट को माइनस से कनेक्ट कर दिया। ये जीरो टाइम का फिगर है। कह रहे हैं स्टेडी स्टेट में दोनों का चार्ज बता दो, दोनों का पोटेंशियल बता दो, एनर्जी में लॉस बता दो। तो एट स्टेडी स्टेट इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे आपने पढ़ा। स्टेडी स्टेट में कुछ भी निकालना है तो कोई दो प्लेटों को मिला के सिस्टम मान लो। जैसे इन दोनों को सिस्टम मान लिया, इन दोनों को सिस्टम मान लिया, तो बस आप इनसे मतलब इन्हें इन दोनों के लिए सॉल्व कर लो। जो इन दोनों में आएगा उसका उल्टा बाकी दोनों में हो जाएगा। तो अब दो कंडक्टर हैं, दोनों में सब कुछ पता है, प्लस को प्लस से कनेक्ट किया गया है, तो कॉमन पोटेंशियल होगा पहले का चार्ज प्लस दूसरे का चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाएगा, ये फॉर्मूले सेम रहेंगे। भाई सिर्फ कंडक्टर का शेप ही तो बदल गया है। वहां कंडक्टर स्फेरिकल थे जो पीछे पढ़ा, और यहां कंडक्टर प्लेट के फॉर्म में, सिर्फ शेप ही तो बदल गया है, बाकी तो सब कुछ वही है। एनर्जी लॉस या हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल, V1 प्लस ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही केस होता और आपसे कहते एक कैपेसिटर पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस है, ऐसे इस तरह से चार्ज है, लेकिन प्लेटें उल्टा वाली कनेक्ट कर दी, प्लस वाले को माइनस वाले से और माइनस वाले को प्लस वाले से। तो जब ग्रुप बनाएंगे तो उनका ही ग्रुप बनाते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब प्लस और माइनस का ग्रुप बनेगा, जो कनेक्शन तो इन्हीं का किया गया है। तो अब जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो होगा C1 V1 माइनस C2 V2, विद साइन रखेंगे, इसका चार्ज C1 V1, इसका C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और जो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल। फॉर्मूले सारे सेम हैं, बस ये ध्यान रखो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन काफी आता है। अगर कोई अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है तो उसका पोटेंशियल जीरो मान लेंगे, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रेकडाउन पोटेंशियल का। ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या होता है, ये तब अप्लाई होता है किसी कैपेसिटर के लिए जब उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होता है। ये ब्रेकडाउन वर्ड जो है ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज होता है। तो कोई कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त कर सकता है।
जब तक कि उसमें कोई ब्रेकडाउन ना हो। अगर एक बार डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब है, जैसे अभी डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग है, तो प्लस प्लेट का चार्ज प्लस वाले पे रहेगा, माइनस प्लेट का चार्ज इस पर रहेगा, मतलब चार्ज आपस में फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग है। ब्रेकडाउन का मतलब है डाइलेक्ट्रिक के एटम्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाते हैं, और डाइलेक्ट्रिक इसमें आयंस क्रिएट हो जाएंगे, और आयंस क्रिएट होने के बाद ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब ये इंसुलेटर नहीं रहेगा, तो आसानी से प्लस चार्ज माइनस की तरफ या माइनस चार्ज प्लस की तरफ फ्लो करके आ सकता है, और दोनों चार्ज मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कैपेसिटर बेकार हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम अगर चाहते हैं कैपेसिटर को सेफली यूज करें तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें ब्रेकडाउन ना हो, ब्रेकडाउन ना हो, है ना। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या होता है? ब्रेकडाउन पोटेंशियल को वीबी से लिखेंगे हम लोग, वीबी। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक कैपेसिटर सेफ रहेगा, जब तक कैपेसिटर सेफ रहेगा। इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ये होता है ब्रेकडाउन पोटेंशियल। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जैसे मान लो कई सारे कैपेसिटर हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मान लो n कैपेसिटर्स, n, इनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस VB1, मतलब जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है वो VB1, VB2, VB3 एंड सो ऑन VBn है। सब में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ अलग अलग टाइप का, और सबका अलग अलग ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पूछ रहे हैं बताओ इस पूरे कॉम्बिनेशन में अगर हमें कोई बैटरी लगानी है, बैटरी लगानी है, तो इस बैटरी का मैक्सिमम ईएमएफ कितना लिया जा सकता है जिससे पूरा सर्किट सेफ रहे? इस बैटरी का मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगा जिससे पूरा सर्किट सेफ रहे? इसको बोलेंगे इस पूरे कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये वी मैक्स क्या है? कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कितना वोल्टेज लगा सकते हैं जब तक कॉम्बिनेशन सेफ रहेगा। उससे ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज, सीरीज कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या होगा ये? सीधे आपको फॉर्मूला बताते हैं, याद करो। इस कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, क्या करोगे, सबके अपने अपने सी को अपने अपने वीबी से मल्टीप्लाई कर लो। इसका सी वीबी, इसका C1 VB1, C2 VB2, C3 VB3, CN VBN सब मल्टीप्लाई कर लो। जिसके लिए C और VB का प्रोडक्ट मिनिमम आ जाए, सबका C और VB मल्टीप्लाई करो। जिसके लिए C और VB का प्रोडक्ट मिनिमम आ जाए वो वाला C इंटू VB ले लो, वो वाला C इंटू VB ले लो। और उसके बाद जो वो C इंटू VB आएगा उसको C इक्विवेलेंट से, यानी C इक्विवेलेंट से डिवाइड करो, इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से डिवाइड करो। ये कहलाएगा मैक्सिमम वोल्टेज जो पूरे कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया जा सकता है। मैक्सिमम चार्ज होगा CVB, तो पोटेंशियल होगा CVB अपॉन C इक्विवेलेंट। इसको बोलेंगे मैक्सिमम वोल्टेज जो इस पूरे कॉम्बिनेशन में सेफली अप्लाई किया जा सकता है। इसको सीधे याद कर लो, इस वक्त समझने का टाइम नहीं, सीधा याद करो, है ना। सिर्फ वही चीजें समझेंगे जिनको समझने के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसमें क्वेश्चन आएगा तो समझने की जरूरत नहीं, सीधा हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये लगे होते ऐसे C1 VB1, C2 VB2 एंड सो ऑन CN VBN, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते, और अब कहते पूरे कॉम्बिनेशन में कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं जिससे कॉम्बिनेशन सेफ रहे। तो यहां याद कर लो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पूरे कॉम्बिनेशन का होगा वो VB मिनिमम के बराबर होगा। जिसका VB मिनिमम है, जैसे इसका मान लो 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट ऐसे है, तो सबसे कम VB इसका है। यही ब्रेकडाउन वोल्टेज पूरे कॉम्बिनेशन का भी होगा।
तो जब पैरेलल में लगे होंगे तो जो सबसे कम वाला ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो वही पूरे कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज बनेगा, और जब सीरीज में लगे होंगे तो जिसका C इंटू वी बी सबसे कम होगा, C इंटू वी बी मिनिमम होगा, उसको C इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे, वो पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। तो ये था आपका कैपेसिटर चैप्टर की मेन बातें। इसमें एक बात और रह गई, किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में फोर्स कितना लगता है। तो पहली बात, फोर्स लगेगा क्यों? तो लगेगा इसलिए क्योंकि एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स तो लगेगा। फोर्स कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला याद करो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, या इसको सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं, या इसी को CV स्क्वायर बाई 2D लिख सकते हैं। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? जहां जिसका जिक्र हो, जिस फॉर्म में आंसर पूछें। अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल चेंज कर दें, कैपेसिटेंस ना बदले, डी ना बदले, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया या चार्ज बदलने की बात कर रहे हैं तो इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। तो जैसा डाटा दिया होगा उसके हिसाब से यूज करेंगे। बाकी लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन वो हम एक साथ टेकअप करेंगे। तो ये एक साथ टेकअप करेंगे, ये एक साथ आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। और वैसे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज और मेन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम लोग रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ देखेंगे। बाकी इसमें आपको सर्किट वाले क्वेश्चंस आएंगे। सर्किट वाले क्वेश्चंस तो हम आपको कल कराएंगे ही क्लास में, और बाकी जो खास क्वेश्चंस होते हैं सर्किट वाले, तो जैसे क्लास में पढ़ाया था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सर्किट और ये वाले सर्किट एक ही तरह से सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट एक ही है सॉल्व करने के, चाहे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, सिमेट्री मेथड लगाना हो, स्टार डेल्टा लगाना हो, ठीक है ना, कॉम CPD वाला मेथड लगाना हो, कुछ भी करना हो, तरीके तो सेम ही है, किरचॉफ लॉ लगाना हो, सब कुछ एक ही जैसा है। तो वो पार्ट हम करंट के साथ देखेंगे, करंट को 2 टर्म देंगे, वो करंट के साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो ये खत्म हुआ, इसमें PDF नहीं मिल पाएगा तो, है ना। तो चलिए मिलते हैं, तो इसको रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से, कल सुबह आपकी क्लास है उसमें इसी के क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ यूज होगा, अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।